चलिए बच्चों, बहुत ही शानदार आ चुका हूँ आप सभी के सामने और मेरा नाम है अंकित। और चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत ही शानदार। आपको अभी तक पता था कि अपन कहाँ तक पहुँच चुके थे। मैंने आपको 1892 के अधिनियम के बारे में उसकी विशेषताएं बता दी थी। 1909 के अधिनियम की विशेषताएं बताने के बाद में भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में उसकी समस्त विशेषताएं बता दी थी, जिसमें मुख्य रूप से क्या था, इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया है, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। तो ठीक है, ये जो आयोग वगैरह की शुरुआत हुई है, आयोग वगैरह की शुरुआत आप सभी को बता दूं कहां से हुई है, 1919 के भारत शासन अधिनियम से। चलिए, साइमन कमीशन या साइमन आयोग, सर्वप्रथम जो आयोग आया है वो कौन सा है? साइमन आयोग। इस साइड से लिखता हूं, कौन सा आया है? साइमन आयोग। ठीक है, साइमन आयोग आया है। ये क्या है? ठीक है, बताता हूं। ब्रिटिश सरकार ने कब? नवंबर 1927। कब? नवंबर 1927। नवंबर 1927, नवंबर 1927 में, यानी निर्धारित समय से 2 वर्ष पूर्व, क्योंकि ये जो आया था भारत शासन अधिनियम, ध्यान रखना इस बात का, भारत शासन अधिनियम जो आया था वो आया था आपका 1919। ठीक है, और 10 वर्ष बाद इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करना था। तो 10 वर्ष कब होते? 1929। ठीक है, लेकिन ये कब आया? 1927। ओके, कब आया ये? 1927 में जो है भारत शासन अधिनियम ने, साइमन आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से। नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन, किसके नेतृत्व में? ध्यान रखिए, सर जॉन साइमन के नेतृत्व में, सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग के गठन की घोषणा हुई। कितने सदस्यों की? 7 सदस्य वैधानिक आयोग का गठन। ठीक है, 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग के गठन की क्या हुई? घोषणा हुई। ठीक है, आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे, इसलिए सभी दलों ने इसका बहिष्कार किया। ध्यान रखिए, जहां जहां भी ब्रिटिशर्स अपनी सहभागिता पूर्ण रूप से निभाएंगे, वहां पर इनका क्या होगा? विरोध ही होगा। वहां पर इनका विरोध ही होगा, वहां पर इनका विरोध ही होगा। ठीक है, आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट कब पेश की? करनी थी 1929 में, बट कब की? 1930 में। अभी सुनिए पूरी बात। क्या किया? 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की तथा द्वैध शासन प्रणाली, राज्यों में सरकारों का विस्तार, ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना एवं सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने आदि की सिफारिशें की। ध्यान रखना क्या क्या बात हुई है। आयोग ने कब रिपोर्ट पेश की अपनी? आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की तथा द्वैध शासन प्रणाली, द्वैध शासन, राज्यसभा लोकसभा, राज्यों में सरकारों का विस्तार, ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना एवं सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने आदि की सिफारिशों की आयोग के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ 3 गोलमेज सम्मेलन किए। देखिए, गोलमेज सम्मेलन किन किन के बीच हुआ है? गोलमेज सम्मेलन, ध्यान रखिए, गोलमेज सम्मेलन कब कब हुआ है? आयोग के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार किस किस के बीच? पहला कौन है? ब्रिटिश सरकार। ठीक है, फिर ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ, ये ब्रिटिश सरकार हो गई। फिर ब्रिटिश भारत, ये है ब्रिटेन की सरकार, गवर्नमेंट।
ये गवर्नमेंट, ध्यान रखना, और ये अपने यहाँ पे भारत जो वायसराय हैं उनकी परिषद, ठीक है। और जो यहाँ पे रियासतों के प्रतिनिधि जैसे बंगाल के रियासत के हो गए, हैदराबाद के निजाम हो गए, इन सभी के द्वारा, ठीक है, कि 3 गोलमेज सम्मेलन किए गए। इन सम्मेलनों में हुई चर्चा के आधार पर संवैधानिक सुधारों पर एक क्या हुआ, श्वेत पत्र तैयार किया गया, जिसे विचार के लिए ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष रखा गया। फिर से बात सुनिए, क्या हुआ है, इन सम्मेलनों में हुई चर्चा के आधार पर संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र तैयार किया गया, जिसे विचार के लिए ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष रखा गया। इस समिति की सिफारिशों को कुछ संशोधनों के साथ भारत परिषद अधिनियम 1935 में ऐड कर दिया गया। फिर से मेरी बात सुन लीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो दोबारा से सुनिए बात और ध्यान से सुनिएगा। क्या हुआ, सबसे पहले 3 लोगों का गोलमेज सम्मेलन हुआ। कौन कौन, आयोग के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ 3 गोलमेज सम्मेलन किए। इन सम्मेलनों में हुई चर्चा के आधार पर संवैधानिक, ध्यान रखना, इन सम्मेलनों में हुई चर्चा के आधार पर संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र तैयार किया गया, जिसे विचार के लिए ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष रखा गया। इस समिति की सिफारिशों को कुछ संशोधनों के साथ भारत परिषद अधिनियम 1935 में शामिल कर दिया गया। क्या क्या हुआ है इसमें, श्वेत पत्र, हुई चर्चा के आधार पर संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र तैयार किया गया, जिसे विचार के लिए ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष रखा गया, और समिति ने इसको क्या कर दिया, लागू करने के लिए, श्वेत पत्र को लागू करने के लिए एक अगला अधिनियम निकाला, जिसका नाम था भारत परिषद अधिनियम 1935। सीधा भारत परिषद अधिनियम 1935 को पढ़ेंगे, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो यहां तक सबको समझ में आया है, ठीक है, यहां तक सबको समझ में आएगा। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए, भारत परिषद अधिनियम या भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। ध्यान रखिए इस बात का, 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अधिकतर जो हमारे देश के संविधान के लिए उद्घोषण और चीज़ों की आवश्यकता के हिसाब से चीज़ें ली गई हैं, वो भारत शासन अधिनियम काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है, इस वजह से इसलिए इम्पोर्टेंट है। चलिए, यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। ध्यान रखना इस बात का, यह अधिनियम क्या है, एक पूर्ण, कौन है, यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार में एक गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। यह लंबा और विस्तृत दस्तावेज था, जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। धाराएं कितनी हैं, ध्यान रखिए, 321, अनुसूची 10, धाराएं 321, अनुसूचियां 10 थी इसमें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अधिनियम की विशेषताएं, इंपॉर्टेंस, ठीक है, अधिनियम की विशेषताएं, चलिए, इसने
अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, जिसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। ध्यान रखना, इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जिसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियों, ध्यान रखना, सबसे पहले बोला गया कि अब अलग अलग नहीं है, अब एक राष्ट्र है, एक राष्ट्र है। ध्यान रखना, फिर से बात सुनिए, इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जिसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच, ध्यान रखना, केंद्र मतलब जो किसी के अधीन नहीं है, जो किसी के अधीन नहीं है, और इकाई मतलब जहाँ के महाराजा अभी जीवित है, जहाँ पर किसी न किसी शासन का क्या है, आधिपत्य। आधिपत्य तो अंग्रेजों का था, लेकिन थोड़ी बहुत इनका भी चलता रहता था, अपने महलों में रह सकते थे अंग्रेजों की सेवा के हिसाब से। ठीक है, ठीक है। तो क्या है इसमें, केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियों, संघ सूची, ध्यान रखना, पहली कौन सी सूची है, संघ सूची। संघ सूची के विषय कितने हैं, संघ सूची के विषय कितने हैं, बोलिए, तुम बोलो। संघ सूची के विषय है 59। कितने विषय है, 59 विषय। राज्य सूची के 54, 54 विषय। ठीक है, और तीसरा क्या है, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची के लिए, समवर्ती सूची में क्या है, समवर्ती सूची दोनों के लिए कितने विषय हैं, 36 विषय। ठीक है, समवर्ती सूची के लिए 36 विषय। ठीक है, आगे चलते हैं। तो तीनों विषयों के, तीनों सूचियों के आधार पर शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। अब विश्व शक्तियां वायसराय को दे दी गई। हालांकि यह संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई, क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। ध्यान रखना, ये अंग्रेजों ने अपनी नीति अपनाई, 1935 को लाए, सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद भी जो देशी रियासतें थीं, देशी रियासतों ने भाई इससे क्या कर दिया, किनारा कर दिया, इनकार कर दिया। उन्होंने कहा भाई हमें नहीं है, जो है हमें सपोर्ट नहीं करना है, हम तो अपने परोक्ष रूप से सिंगल ही स्वस्थ हैं। हम परोक्ष रूप से कैसे स्वस्थ हैं, सिंगल ही स्वस्थ हैं। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। इसने प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी। प्रांतों में क्या समाप्त कर दिया, द्वैध शासन व्यवस्था। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को जो है समाप्त कर दिया गया। प्रांतों में क्या समाप्त कर दिया, द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि अलग अलग टाइप से द्वैध शासन ठीक नहीं चल रहा था। ठीक है, और समाप्त कर दिया। प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया। राज्यों को अपने दायरे में रहकर स्वायत्त तरीके से 3 पृथक क्षेत्रों में शासन का अधिकार दिया गया। इसके अतिरिक्त अधिनियम ने राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की, यानी गवर्नर को राज्य विधान परिषदों के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक था। यह व्यवस्था 1937 में शुरू की गई और 1939 में से समाप्त कर दिया गया। चलिए, बात समझ में नहीं आई है, दोबारा से बताते हैं। तुम्हें भी नहीं आई, तुम्हें भी नहीं आई, ठीक है, दोबारा से बता। देखो भाई, इसने प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी और प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया। ध्यान रखना, द्वैध शासन समाप्त कर दिया और प्रांत के जो राजा महाराजा थे, रजवाड़े थे, उन सभी को स्वयं के आदेश, स्वयं के कुछ अधिकार सौंप दिए। राज्यों को अपने दायरे में रहकर, खुद के दायरे में, जितनी उनकी सीमा है उतनी सीमा के दायरे में रहकर स्वायत्त तरीके से 3 पृथक क्षेत्रों में शासन का अधिकार दिया गया। 3 पृथक क्षेत्रों में शासन का जो है अधिकार दिया गया। इसके अतिरिक्त अधिनियम ने राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की। अधिनियम ने राज्यों में कैसी सरकार की स्थापना की,
उत्तरदायी सरकार की स्थापना की, यानी गवर्नर को राज्य विधान परिषदों के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक था। किसको काम करना आवश्यक था? गवर्नर को राज्य विधान परिषदों के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक था। यह व्यवस्था 1937 में शुरू की गई और कब? 1939 में से समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ध्यान रखना, गवर्नर को राज्य विधान परिषदों के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यकता था और यह व्यवस्था 1937 में शुरू की गई और 1939 में से समाप्त कर दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का शुभारंभ किया। परिणामतः संघीय विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त करना पड़ा। हालांकि यह प्रावधान कभी लागू नहीं हो सका। ध्यान रखना इस बात का। इसने क्या किया? केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली शुभारंभ। कहाँ पे? केंद्र। राज्य या प्रांत में तो द्वैध शासन हटा दिया, लेकिन केंद्र में द्वैध शासन शुरू किया। ठीक है, ध्यान रखना, राज्य या प्रांत में द्वैध शासन हटा दिया और केंद्र में द्वैध शासन क्या कर दिया? शुरू कर दिया। उसका कारण समझिए। परिणामतः संघीय विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त करना पड़ा। जो संघीय विषय होंगे, इसी के साथ ही संघीय विषयों को स्थानांतरित तथा आरक्षित, स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में जो है कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, कौन से विषय? संघीय विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त करना पड़ा। हालांकि यह प्रावधान कभी लागू, जो भी ऐसे बनाते गए, लेकिन इनको जो है समय पर इनका एक प्रभाव नहीं देखने को मिला। जो कि प्रभाव सरकार सोच रही थी, वहाँ से आदेश आया था ऐसा कि इस तरीके से जो है सरकार को चलाना है, लेकिन इस तरीके से इन सब चीज़ों को कभी ये लोग मैनेज कर ही नहीं पाए। इस तरीके से इन सब चीज़ों को, कोई भी चीज़ों को मैनेज जो है नहीं कर पाए। चलिए आगे चलते हैं। इसने 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की। देखो भाई, कितने राज्य? 11 में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था स्टार्ट की। कितने राज्यों में? 11 राज्य थे, स्टेट। कितनी स्टेट? 11 में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था स्टार्ट की। 11 में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था स्टार्ट की। इस प्रकार बंगाल, बंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत असम में द्विसदनीय विधान परिषद और विधानसभा बनाई गई। हालांकि इन पर कई प्रकार के प्रतिबंध थे। भाई प्रतिबंध तो देने ही पड़ेंगे, क्योंकि बड़े बड़े राज्यों में अगर आप तरीके से द्विसदनीय व्यवस्था को क्या कर देंगे? लागू कर देंगे, तो हो सकता है जनता विद्रोह पर उतर आए। तो अंग्रेजों की नीतियां थी कि भारतीय भी खुश रहें और हमारा भी प्रोग्राम जो है चलता रहे। ये सोच थी इन लोगों की। इस तरीके की जो सोच थी, इस तरह की जो कूटनीति के तरीके थे, हालांकि भारतीयों ने काफ़ी चीज़ें भांप ली थी, लेकिन वो देख रहे थे कि किस तरीके से जो है अब क्या कर रहे हैं हम लोग, जो इनका विरोध कर रहे थे, विरोध के रूपांतरण या बदलाव के तौर पर ये हमारे साथ किस तरीके का व्यवहार रचाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए ध्यान रखना, कौन कौन? बंगाल, बंबई, मद्रास। बंगाल, बंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में द्विसदनीय व्यवस्था विधान परिषद और विधानसभा बनाई गई। लेकिन इन पर काफ़ी चीज़ों की तरह अंकुश थे, काफ़ी चीज़ों के जो है अंकुश थे। ओके, आगे चलते हैं। इसने दलित जातियों, महिलाओं, मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार किया। इसने क्या क्या किया? दलित महिलाएं, दलितों को, महिलाओं को, ठीक है, और क्या क्या ध्यान रखना,
और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार किया, दलित, महिलाएं और मजदूर, ठीक है, इनके लिए पृथक निर्वाचन मतलब अलग से निर्वाचन का उद्घोषण किया। लेकिन एक बात ध्यान रखें, ये सांप्रदायिकता इस क्षेत्र में काफ़ी गलत है। हो सकता है उस समय के हिसाब से, थोड़ी बहुत मूवमेंट के हिसाब से और इन सब चीज़ों को दर्शाया जाना हो, बाकी ये व्यवस्थाएं गलत है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व या सांप्रदायिक निर्वाचन मेरे हिसाब से रॉन्ग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया और इंग्लैंड में भारत सचिव को सलाहकारों की टीम मिल गई। ध्यान रखना, इसने क्या किया है, इसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया। भारत परिषद जो कि कब आई थी, 1858 में, ठीक है, इसने इसको समाप्त कर दिया। और जो भारत सचिव इंग्लैंड में बैठ के मस्ती कर रहे थे ना, अकेले एक तरफा राज शासन चला रहे थे, उनके साथ उनको टीम की व्यवस्था कर दी। किसकी व्यवस्था कर दी, टीम की व्यवस्था कर दी। चलिए, इसने मताधिकार का विस्तार किया, लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिल गया। तो सबसे बढ़िया ये चीज रही है कि मताधिकार का भी क्या है, इनको खुली छूट मिलेगी, लगभग 10% और बढ़ गया। चलो बढ़िया है, मताधिकार भारतीयों के लिए बहुत आवश्यकता है, जिसमें ही मेजोरिटी के बारे में जो है पता चलता है, ठीक है। इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। सबसे मुख्य, सबसे जरूरी, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई मुद्राओं के लिए। आपको पता ही है भारतीय रिजर्व बैंक क्या काम करता है, तो ये सब बताने की आवश्यकता जो है नहीं है। तो आरबीआई की स्थापना हुई भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की, बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना की भी। तो इसने भारतीय लोक सेवा आयोग का जनक भी भारतीय लोक सेवा आयोग, ठीक है, और राज्य लोक सेवा आयोग और समेकित राज्य लोक सेवा आयोग की जो है स्थापना की। कब, 1935 भारत शासन या भारत परिषद अधिनियम के माध्यम से। चलिए, इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की भी स्थापना हुई। तो 1937 में कब संघीय न्यायालय की स्थापना। ओके, चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप सभी को बताना है कि आज अपन ने भारत परिषद अधिनियम या शासन अधिनियम 1935 के बारे में संपूर्ण तथ्य जो महत्वपूर्ण थे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समस्त पढ़ लिए। बच्चों, इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि पढ़ते रहना है, चीज़ों को ब्रोक नहीं करना, चीज़ों को स्टॉप नहीं लगाना है, रेगुलर पढ़ते रहना है और क्लास को एक बार अच्छे से देखना है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखना है, जब तक कि आपको समझ में ना आ जाए। थोड़ा तेज बोल रहा हूँ, इसके बाद थोड़ा धीरे बोलूँगा। चलिए बच्चों, आगे की बात यह बताना चाहता हूँ कि थोड़ा वीडियो को और देखें और सबसे ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि और क्या हो और बच्चों तक भी मेरी आवाज़ पहुंच सके। क्योंकि पेड बैच में काफ़ी बच्चे बैठते हैं, लेकिन आपके पास अनपेड है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उसका आप लोग खूब जमकर फ़ायदा लें। चलिए बच्चे, अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।